हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 75 जो मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है। और लेक्चर 1 टू लेक्चर 74 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। ओके एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 75 को और हर एक क्वेश्चन को एज यूजुअल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इनके थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन। देखो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा किसी टॉपिक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक यूनिट है आपके नेट कॉमर्स की, उसमें से है एक टॉपिक। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 वो कब फोर्स में आया था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी अलग अलग एक्ट्स का पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है 1 जुलाई 1930, सेकेंड है 1 अक्टूबर 1930 और फिर है 1 अगस्त 1930, 1 अक्टूबर 1930 एंड 1 जनवरी 1931। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको याद रखना है। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो कब आया था? 1 जुलाई 1930 को। ओके, जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो कब फोर्स में आया था? 1 जुलाई 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुड्स हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, देखो ये अगेन सेक्शन से रिलेटेड है और आप लोगों ने इसके साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जिनको नहीं पता है कौन कौन सा सेक्शन है, बिकॉज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में आप लोगों से सेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो गुड्स हैं वो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई हैं अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930? सेक्शन 2(7) में। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। अब सेकंड पढ़ते हैं। देखो गुड्स को डिफाइन किया गया है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या क्या बोला गया था? गुड्स इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सभी को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम और मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। ध्यान रखना, एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था। एक्शनेबल क्लेम और मनी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, मनी जो कि एक हमारा लीगल टेंडर है जो कि हम यूज़ करते हैं गुड्स को प्रकर करने में, खरीदने में, तो उसको हम बिल्कुल भी गुड्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो यूज़ किया जाता है ना, उसका हम यूज़ करते हैं कि हम गुड्स को उसकी वजह से खरीदेंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, करंट मनी विच इज़ प्रिवेलिंग। करंट ये ध्यान रखना, क्यों? अभी बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि ना एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स वो अब हमारा करंट मनी में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो गुड्स में आएंगे। ध्यान रखना, एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स वो हमारे गुड्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो करंट मनी है जो कि प्रिवेलिंग लीगल टेंडर है उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि उसको कंसीडर किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर यहाँ पे हमें नोट दिया होता तो ये हमारी स्टेटमेंट सही होती, बट यहाँ पे हमें नोट नहीं दिया है, तो ध्यान रखना। तो गुड्स में क्या क्या आएगा? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन किसको एक्सक्लूड करके? एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को इसमें क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मनी जो कि करंट मनी जो प्रिवेलिंग लीगल टेंडर है उसको नहीं करना है इंक्लूड, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, और जो भी मान लो इसमें स्टॉक्स एंड शेयर्स ये भी आएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, जिसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं लैंड से। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। तो हमारा आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, दिस वन फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट है देखो, मर्केंटाइल एजेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उसके थ्रू मैं आपको काफ़ी सारे सेक्शंस बताऊंगी। आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, याद रखना है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपको पता है नेट में आपका डीप क्वेश्चन आ जाता है, तो अपनी तरफ से कुछ भी स्किप नहीं करना है, डेली पढ़ना है। मर्केंटाइल एजेंट को डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में? अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन देखो आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं, सेक्शन 2 का पार्ट 10
7, 9, 11। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, मर्केंटाइल एजेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 पार्ट 9, ठीक है। 2 के 9 में डिफाइन किया गया है। क्या होता है मर्केंटाइल एजेंट? जो कि जिसके पास अथॉरिटी होती है गुड्स को सेल करने की। पता है ना आपको मर्केंटाइल एजेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्यूचर गुड्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर हम यहाँ पे बात करें हैं फ्यूचर गुड्स की, देखो फ्यूचर गुड्स होती क्या हैं, मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, क्वेश्चंस के थ्रू भी करवाऊंगी टाइप्स ऑफ गुड्स में। देखो फ्यूचर नाम से ही पता चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल का उस टाइम नहीं है, लेकिन जो हमारा मतलब प्रोड्यूसर है उसको या तो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, या फिर जो सेलर है हमारा उसको एक्वायर करेगा, लेकिन आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, तो भी तो फ्यूचर गुड्स है ना वो, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इसका सेक्शन कौन सा है, तो फ्यूचर गुड्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(6), ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, किस में डिफाइन किया गया है, 2(6) में डिफाइन किया गया है। सो फ्यूचर गुड्स कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन है, सेक्शन 2 उसका पार्ट 6 या फिर सब सेक्शन 6 या क्लॉज 6। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिलीवरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। डिलीवरी क्या होता है, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ द राइट ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। यानी कि वॉलेंटरी यानी कि विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस ट्रांसफ़र करते हैं जब राइट ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो होता है हमारा डिलीवरी में। तो अब इसका हमारा सेक्शन कौन सा है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 या फिर सब सेक्शन 2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, लर्न करना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट है, डिलीवरेबल स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो अगर हम बात करें डिलीवरेबल स्टेट की, वो क्या होता है, जब गुड्स इस स्टेट में होती हैं कि जो हमारा यहाँ पर बायर है वो उनकी डिलीवरी ले सकता है, ठीक है, यानी कि उनको प्रॉपर कंडीशन हो गई है, अब बायर उनकी डिलीवरी ले सकता है। अब लेकिन इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डिलीवरेबल स्टेट को कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पेसिफिक गुड्स आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो हमारे स्पेसिफिक गुड्स हैं उनको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। तो जो स्पेसिफिक गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जिनको हमने एग्रीड किया है, स्पेसिफिक गुड्स वो हैं जो कि एग्रीड हुई हैं अपॉन, मतलब एट द टाइम ऑफ सेल इज़ मेड, यानी कि जिस टाइम जैसे आप उसको असर्टेन कर दिया कि हमने यही गुड्स को लेना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होती हैं स्पेसिफिक गुड्स। और इनका सेक्शन कौन सा है ये आप लोगों ने बताना है। तो इनका जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 है स्पेसिफिक गुड्स का। नेक्स्ट आता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्वालिटी ऑफ गुड्स को कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है, तो ध्यान रखना है क्वालिटी ऑफ गुड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 12। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होता है, उनकी स्टेट, उनकी क्या कंडीशन है, वो होता है हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स में। नेक्स्ट है हमारा प्राइस। प्राइस को कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है, प्राइस होता क्या है, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, अगर गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है गुड्स के बदले तो इसको सेल नहीं मानेंगे, इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा। प्राइस जो है मैंडेटरी होना चाहिए टर्म्स ऑफ मनी में, ठीक है। तो प्राइस को आप देखिए कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है, प्राइस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन 10, दिस वन। ओके, उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट को कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है। इंसॉल्वेंट कौन होता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेट नहीं पे कर पा रहा, या फिर क्या होता है जब ड्यू होते हैं नहीं पे कर पा रहा है, कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, ठीक है। तो ये आपका आएगा इंसॉल्वेंट। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंसॉल्वेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा फॉल्ट। फॉल्ट होता है रॉन्गफुल चीज़, डिफॉल्ट चीज़, उसको कौन से सेक्शन, मतलब कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। फॉल्ट देखो F से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना F से ही हमारा 5 स्टार्ट होता है, तो आप थोड़ा इसको कनेक्शन करके सेक्शंस लर्न किया करो। फॉल्ट का कौन सा आएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, और ध्यान रखना क्या है 5F और फॉल्ट, ठीक है, F।
उसके बाद आता है बायर। बायर को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? बायर को डिफाइन किया गया है 1 में, ठीक है, मतलब सेक्शन तो 2 है, उसका सब सेक्शन 1 है। बायर कौन है? जो कि बाय करता है या फिर एग्रीज करता है टू बाय गुड्स। ध्यान रखना, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। और अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर को पूछा गया है कौन से सेक्शन में इंक्लूड किया गया है? सेलर को इंक्लूड किया गया है 2, उसका सब सेक्शन 13 या क्लोज 13। तो ये आपको मैंने सेक्शंस करवाए क्वेश्चंस के थ्रू और इम्पॉर्टेंट बताया कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है जो भी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।